बच्चे को स्कूल से लेने जाने के रास्ते में मेरी टक्कर पीछे से एक ऐसी लग्जरी कार से हो गई जिसे मैं 8 जन्मों में भी नहीं चुका सकता था। मैंने हड़बड़ाहट में अपनी सीट बेल्ट खोली, कार से नीचे उतरा और किस्मत के फैसले को स्वीकार किया। आगे वाली कार का दरवाजा धीरे से खुला। नीचे उतरने वाले इंसान को देखते ही मेरा दिल बैठ गया। वह आन शाओयान थी, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसके साथ मैं कॉलेज में 3 साल तक रहा था और जिसे मैंने एक तरफा तरीके से छोड़ दिया था। उसकी आंखें और भवें पहले की तरह ही बर्फीली थीं, बस जवानी का बचपन गायब हो चुका था। आन शाओयान के होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मुस्कान लग भी रही थी और नहीं भी। पहले उसने मुझे देखा, फिर मेरी कार के स्टिकर को देखा। जियांगची, इतने सालों बाद मिले और तुम्हारा रीयूनियन गिफ्ट सचमुच बहुत खास है। मैंने मुंह खोला लेकिन कुछ बोल नहीं सका। हर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला, तुम रिपेयरिंग और काम के नुकसान का पैसा दो, मोटा मोटा अंदाजा लगभग ये रकम होगी, 1 मिलियन 10 लाख। हाँ। दूसरा, तुम मेरी कंपनी में 3 महीने काम करके कर्ज चुकाओ, सैलरी मार्केट रेट के हिसाब से तय होगी। जब कर्ज उतर जाएगा तो हम बराबर हो जाएंगे। 10 लाख! अगर मैं खुद को बेच भी देता तो भी मेरी इतनी कीमत नहीं होती। शाओवेर और पूरे परिवार को बचाने के लिए 3 दिन बाद मैं सीबीडी की बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर हैरानी से अमेंगाई टेक्नोलॉजी की तरफ घूर रहा था। मैं हमेशा यही मानता आया था कि आजादी जिंदगी से ऊपर होती है और अब एक कर्ज चुकाने के लिए मैं इस जगह कदम रख रहा था। सर, गुड मॉर्निंग। आप किससे मिलना चाहते हैं? मैं प्रेसिडेंट आन से मिलना चाहता हूँ। क्या आपका अपॉइंटमेंट है? लगभग वैसा ही समझ लीजिए। रिसेप्शनिस्ट के एक्सप्रेशन तुरंत प्रोफेशनल हो गए। प्रेसिडेंट आन, जियांग सर आ गए हैं जिनका आपके साथ अपॉइंटमेंट था, उन्हें ऊपर भेजो। तुम जियांगची हो, प्रेसिडेंट आन के दोस्त? एक कर्जदार और कर्ज चुकाने के लिए अपनी मेहनत बेचने वाला दोस्त ही तो कहलाता है। लगभग वैसा ही। तुम्हारी पोस्ट खुद आन शाओयान ने तय की है, डिजाइन डिपार्टमेंट का टेम्पररी असिस्टेंट। नए लड़के, तुम यहाँ बैठोगे। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कितनी है? पहले कहाँ काम किया है? मैंने किसी फॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की, मैं हमेशा फ्रीलांसर रहा हूँ। अरे, तो सिफारिश वाले हो। खैर ठीक है, आज के जमाने में पहुंच होना ही सबसे बड़ी बात है। शाओ वांग, नए लड़के को पूरा माहौल दिखाओ और नियम समझाओ। मेरा नाम वांग शियांगवांग है, तुम मुझे वांग भाई बुला सकते हो। तुम अभी अभी आए हो और आते ही सुपरवाइजर झांग से पंगा ले लिया। वो प्रेसिडेंट आन का चहेता है। मैं ये सब कैसे समझाता? क्या ये कहता कि मैंने आन शाओयान की लग्जरी कार में टक्कर मार दी थी? अरे, लंबी कहानी है, अब से थोड़ा संभल कर रहना। झांग वेई एक नीच इंसान है और नए लोगों की राह में रोड़े अटकाना उसकी आदत है। मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि फाइलों का एक ढेर मेरे सामने जोर से आ गिरा। नए लड़के, खाली मत बैठो, मार्केट का ये डेटा अरेंज करो और एक पीपीटी रिपोर्ट तैयार करो। क्या मुझे ये तुम्हारे जाने से पहले मिल जाएगी? ये साफ, सुंदर और मेन पॉइंट्स के साथ होनी चाहिए। अगर नहीं आती तो अभी भी बोलने का वक्त है। ये काम इंसानों के लिए है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं? क्या ये महज एक पीपीटी नहीं थी? क्या इन्हें सचमुच लगता था कि इतने सालों तक मैंने मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं? मैंने अभी एक खाली प्रेजेंटेशन बनाई ही थी कि लियू फेifei मेरे पास आई। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन अचानक खामोश हुए। ऑफिस में बहुत साफ सुनाई दी। प्रेसिडेंट आन ने कहा है कि तुम अभी इसी वक्त उनके कैबिन में जाओ। मैं लगभग महसूस कर सकता था कि काम में झुके हुए सारे सिर एक साथ ऊपर उठे। सबकी निगाहें एक साथ मुझ पर टिक गईं। झांग वेई के चेहरे की बर्फीली और आत्मविश्वासी मुस्कान तुरंत जम गई। मैं उठा और सबकी नजरों के बीच आन शाओयान के कैबिन का दरवाजा धकेला। कैबिन बहुत बड़ा था, लेकिन कांच के महल की तरह ठंडा था। यह उसके मौजूदा मिजाज से मुकम्मल तौर पर मेल खा रहा था। आन शाओयान एक बड़े से मेज के पीछे बैठी ध्यान से फाइलें चेक कर रही थीं। उसने पलके तक ऊपर नहीं उठाई। तुम आ गए। कार रिपेयर हो चुकी है। मैंने नुकसान की लिस्ट तुम्हारे फोन पर भेज दी है। कुल मिलाकर 8,60,000 हुए हैं। अगर तुम 3 महीने में ये प्रोजेक्ट्स पूरे कर लेते हो तो बोनस इस हर्जाने को पूरा करने के लिए काफी होगा। तभी उसने धीरे से नजर उठाई। उसकी ठंडी आंखों में एक मध्यम सी सांस थी। जियांगची, क्या मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि इस जन्म में मेरे सामने दोबारा मत आना? लगता है तुमने इसे महज शोर समझकर टाल दिया। अगर मेरी बहन और मेरा प्यारा भांजा न होते तो मैं अब तक भाग चुका होता। प्रेसिडेंट आन, वो एक एक्सीडेंट था। मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। एक्सीडेंट! बच्चों की ड्राइंग से भरी कार चलाते हुए, बच्चों को छोड़ते और लाते हुए उसकी नजर मेरे चेहरे पर घूमी। उसके लहजे से किसी जज्बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। लगता है इतने सालों में तुम्हारी जिंदगी काफी मुकम्मल रही है। क्या तुमने परिवार बसा लिया? क्या उसने मेरे भांजे को मेरा बेटा समझ लिया था? हाँ, बच्चा अब किंडरगार्टन जाने लगा है। आन शाओयान की आंखों में जो हल्की सी चमक थी वो तुरंत गायब हो गई। बहुत बढ़िया। कंपनी के अगले क्वार्टर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ड्रीम क्रिएशन प्लान है। शुरुआती प्लान ले जाओ और इसे स्टडी करो। कल सुबह पहली फुर्सत में मुझे इसकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए। मैंने वो पेन ड्राइव यूएसबी ली जो अभी भी उसकी उंगलियों जितनी गर्म लग रही थी। मेरा दिल एक पल में बैठ गया। प्रेसिडेंट आन, ये नियमों के खिलाफ है। मैं अभी नया हूँ। अगर मैं तुमसे करने को कह रही हूँ
तो तुम करोगे। अगर तुमने इसे बिगाड़ा तो ये हरजाने में जुड़ जाएगा। मैं उस जलते हुए अंगारे को थामे कैबिन से बाहर निकला। प्रेसिडेंट आन ने तुमसे क्या कहा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ निर्देश दिए। ऐसे ही निर्देश? तो फिर वो पेन ड्राइव क्या है? प्रेसिडेंट आन ने दी है। अरे रेफरेंस मटेरियल है। उन्होंने कहा कि थोड़ा सीख लूं। झांग वेई का चेहरा बदल गया। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर मुझसे पेन ड्राइव छीन ली, फिर मुड़कर उसे अपने कंप्यूटर में लगा दिया। तुम्हें यह प्रोजेक्ट क्यों दिया गया? जियांगची, तुम्हारा आन शाओयान के साथ असल में क्या रिश्ता है? मैं उससे उलझना नहीं चाहता था। मैंने अपनी पेन ड्राइव वापस खींच ली। वांग श्यांगवांग भाई ने मुझे चिंता से देखा। झांग वेई आधे साल से ड्रीम क्रिएशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और फिर भी उसका प्लान अप्रूव नहीं हुआ। अब ये तुम्हें सीधे मिल गया। मैंने मेज पर रखी उस छोटी सी पेन ड्राइव को देखा। मेरे होठों के कोनों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। आन शाओयान, ये मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना नहीं है। ये तो मुझे सीधे ज्वालामुखी के मुंह पर बिठाना है। रात के लगभग 11 बजे खाली ऑफिस में सिर्फ मैं बचा था। मैंने अपनी थकी हुई आंखों को जोर से मला। स्क्रीन की ठंडी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। डॉक्यूमेंट में वही तथाकथित ड्रीम क्रिएशन प्लान था। वो बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों से भरा पड़ा था, लेकिन उसमें कोई दम नहीं था। महज खाली कॉन्सेप्ट्स का ढेर। वो सम्राट के नए कपड़ों की तरह था, दिखने में सुंदर लेकिन अंदर बिल्कुल खोखला। मैंने उस कबाड़ को सीधे बंद कर दिया। एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट लिखने में वक्त जाया करने से बेहतर था कि मैं खुद ही इसे दोबारा लिखूं। 2 घंटे बाद मेरे हाथों से एक बिल्कुल नया प्लान पैदा हुआ। मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि मेरी मुलाकात लियू फेईफई से हो गई। वाह हैंडसम बॉय, तुम तो सचमुच बहुत मेहनत करते हो। अब तक ओवर टाइम कर रहे हो। रोटी रोजी तो कमानी ही पड़ती है। जिंदगी बहुत मुश्किल है। आन शाओयान तुम्हारा खास ख्याल रख रही है। क्या तुम जानना चाहते हो कि हमारी आन शाओयान को थोड़ा सा भी खुश कैसे किया जाए? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सचमुच तुम बिल्कुल नीरस और बेजान लकड़ी का कुंदा हो। अगर आगे चलकर कोई ऐसी बात हो जो तुमसे हल न हो तो तुम मुझसे सलाह ले सकते हो। जहां तक कंसल्टेशन फीस की बात है, मैं तुमसे नहीं लूंगी। उसका कार्ड बहुत सिंपल था। उस पर सिर्फ उसका नाम और एक प्राइवेट नंबर लिखा था। सचमुच वो एक ऐसा न्योता था जो बिना कुछ किए ही किसी की जान ले सकता था। अगली सुबह मैंने आन शाओयान को वो तीखे शब्दों वाली इवैल्यूएशन रिपोर्ट ठीक वक्त पर भेज दी। पूरी सुबह डिजाइन डिपार्टमेंट एक अजीब सी खामोशी में लिपटा रहा। झांग वेई बीच बीच में जहरीली नजरों से मुझे तिरछी निगाहों से देख लेता था। बगल की सीट पर बैठे वांग भाई के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह न पा रहे हो। उनकी आंखों में साफ लिखा था, भाई अपना ख्याल रखना। दोपहर के करीब अचानक वीचैट की एक नोटिफिकेशन गुंजायमान हुई। छोटे भाई, बेहतर होगा कि तुम जल्द ही हार मान लो। तुम्हारी एक्स को नया प्यार मिल गया है। अच्छा यही होगा कि तुम ईमानदारी से काम करके कर्ज चुकाओ। मैंने स्क्रीन को ध्यान से घूरा जहां एक हैंडसम आदमी की साइड प्रोफाइल दिख रही थी। एक कड़वा और दम घोटने वाला एहसास बिना किसी चेतावनी के उभर आया। मैंने बिना किसी भाव के फोन को मेज पर उल्टा रख दिया और दोबारा डॉक्यूमेंट पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आन शाओयान की उस आदमी के साथ बातें करने और हंसने की तस्वीर मेरे दिमाग में किसी पुरानी अटकी हुई फिल्म की तरह बार बार चलने लगी। वो इतनी साफ थी कि आंखों में दर्द हो रहा था। जब काम खत्म होने ही वाला था तो एक अनजान लोकल नंबर से कॉल आई। हेलो, क्या जियांगची बोल रहे हैं? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? मैं आन शाओ हूँ, आन शाओयान का बड़ा भाई। शाओयान ने यस्से बार में बहुत ज्यादा पी ली है। हालत कुछ ठीक नहीं है। मुझे एक बहुत जरूरी काम है और मुझे अभी फ्लाइट पकड़कर विदेश जाना है। किसी और से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं तुम्हें फोन पर एड्रेस भेज रहा हूँ। प्लीज जाकर उसे जल्द से जल्द ले आओ और सही सलामत घर पहुंचा दो। आन शाओयान का भाई ही फोटो वाला आदमी था। उसके पास आसपास कोई दूसरा दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। मैं एयरपोर्ट पर हूँ और बोर्डिंग गेट बंद होने वाला है। मैं सचमुच नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है। मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ, जाऊं। और अगर ये कोई जाल हुआ तो ना जाऊं। और अगर सचमुच उसे कुछ हो गया तो जरूर पिछले जन्म में मुझ पर उसका कोई कर्ज रहा होगा। ये से बार के अंदर हैवी मेटल म्यूजिक कान फाड़ रहा था। एक ही नजर में मैंने आन शाओयान को बार काउंटर पर बेसुध पड़े देखा। एक आदमी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ठीक उसी पल पहुंच गया। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम साले होते कौन हो मेरा खेल बिगाड़ने वाले? बार में तुरंत अफरा तफरी मच गई। हर तरफ से चीख पुकार मचने लगी। मैंने उस अफरा तफरी का फायदा उठाया। आन शाओयान को गोद में उठाया, जो शराब में पूरी तरह धुत थी। उसे अपने कंधे पर मजबूती से सहारा दिया और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। उसे टैक्सी में बिठाने के बाद आन शाओयान ने अपनी धुंधली आंखें आधी खोली और बड़बड़ाते हुए एक एड्रेस बताया। वो एड्रेस वही अपार्टमेंट था जिसे हमने कॉलेज के दिनों में पैसे बचाने के लिए साथ में किराए पर लिया था। मेरा दिल एक पल में बैठ गया। इतने सालों बाद भी वो उसी जगह रह रही थी। मंजिल पर पहुंचकर मैंने उसे सहारा दिया और ऊपर ले गया। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि घर का नक्शा 3 साल पहले जैसा ही था। मैंने उसे ध्यान से सोफे पर बिठाया और निकलने ही वाला था कि अचानक उसने हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। जियांगची, मत जाओ। उसकी आवाज सिसकियों से भरी थी। वो उसकी रोजमर्रा की सख्ती और फैसले लेने वाली शख्सियत से बिल्कुल अलग थी। उस वक्त
वक्त तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? आंसुओं से भीगा हुआ वो चेहरा देखकर हमारे ब्रेकअप के वे दर्दनाक मंजर मेरी आंखों के सामने दोबारा घूमने लगे। उस वक्त उसका भविष्य बेहद चमकदार था और मेरा परिवार बर्बाद हो चुका था। मेरी जिंदगी एक दलदल से ज्यादा कुछ नहीं थी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं उसके लिए एक दाग हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ खत्म करने के लिए सबसे बेकार बहाने का इस्तेमाल किया। आन शाओयान, हम दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। प्यार का ये खेल मेरा बहुत पहले ही मन भर चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस झूठ का इस्तेमाल मैंने उसे दूर भेजने के लिए किया था, वह 7 साल बाद उसके दिल में एक ऐसा जख्म बन जाएगा जिसे भरना नामुमकिन था। आई एम सॉरी। हजारों शब्द महज इन 3 शब्दों में सिमट कर रह गए, लेकिन वो जैसे अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब बहुत कामयाब हूँ, बहुत इज्जतदार हूँ? मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। हर रात मैं सपना देखता हूँ कि तुम पीछे मुड़कर देखे बिना चले जा रहे हो, बार बार। मैंने खामोशी से एक ठंडी सांस ली, अपना हाथ छुड़ाया और उसके आंसू पोंछने के लिए एक टिश्यू लिया। लेकिन ठीक उसी पल उसने अचानक मेरी गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और मुझे ताकत से नीचे खींच लिया। उसके गर्म और नर्म होंठ, जिनमें शराब की तेज बदबू आ रही थी, मेरे होंठों से चिपक गए। वो किस बहुत ही अचानक और अफरा तफरी से भरा था। वो बेबसी और पागलपन से भरा हुआ था। मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर खाली हो गया। माहौल में जैसे आग लग गई थी। इससे ठीक 1 सेकंड पहले कि मेरा होश पूरी तरह खो जाता, एक तीखी और अप्रिय रिंगटोन बर्फ की सुई की तरह उस गर्माहट से भरे भ्रम के पर्दे को चीरती हुई गुंजायमान हुई। वह आन शाओयान का फोन था। स्क्रीन पर 2 चमकदार शब्द दिखाई दिए, पति। वो शादीशुदा थी। जियांगची, तुम शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तौर पर एक बेवकूफ हो। मैं गुस्से में उठा और उस दम घोटने वाले अपार्टमेंट से बदहवास होकर भाग निकला। अगली सुबह मैं बदहवास हालत में कंपनी पहुंचा। सुबह 10 बजे हाई हील्स की साफ आवाज गुंजायमान हुई। आन शाओयान सामने आई। उसके चेहरे पर कोई फालतू जज्बात नहीं थे। उसकी नजरें शांत थीं। वो सीधे प्रेसिडेंट के केबिन में चली गई। ऐसा लग रहा था मानो जो औरत कल रात टूट गई थी और जिसने मुझे किस किया था वो महज एक वहम थी। जब तक लंच का वक्त हुआ, आन शाओयान के केबिन के इंटरनल फोन ने अचानक खामोशी को तोड़ दिया। पूरे डिजाइन डिपार्टमेंट को इत्तला दो कि तुरंत मीटिंग रूम नंबर 1 में पहुंचे। मीटिंग रूम का माहौल इतना भारी था कि लग रहा था जैसे उसमें से पानी निचोड़ा जा सकता हो। आन शाओयान बिना किसी एक्सप्रेशन के मेन सीट पर बैठी हुई थी। ये रिपोर्ट किसने लिखी? मैंने लिखी। झांग वेई अचानक अपनी जगह से उठा और मेरी तरफ उंगली उठाई। प्रेसिडेंट आन, इसे देखिए, ये पूरी तरह से बकवास है। ये तो बस एक नया आया हुआ टेम्परेरी वर्कर है। ये क्या समझता है? इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी टीम की 6 महीने की मेहनत को ऐसे बर्बाद करने की, जैसे उसकी कोई कीमत ही न हो। ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए मरा जा रहा है। आन शाओयान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी शांत नजरें मुझ पर टिकी थीं। क्या तुम्हें लगता है कि जो तुमने किया है वो उसके काम से बेहतर है? प्रेसिडेंट आन, बेहतर या बदतर का सवाल नहीं है। ये इस प्रोजेक्ट की जिंदगी और मौत का सवाल है। सुपरवाइजर झांग का प्लान खूबसूरत शब्दों में लिखी किसी शोक सभा जैसा लग रहा है और मेरा प्लान इस प्रोजेक्ट को जिंदा रखने के लिए फर्स्ट एड की एक गाइड बुक है। अरे वाह, ये मुझ पर बिना सबूतों के आरोप लगा रहा है। डेटा को खुद बोलने दीजिए। ये बाजार में मौजूद 3 ऐसे ही पॉपुलर प्रोडक्ट्स के पूरे लाइफ साइकिल का पूरा एनालिसिस है। इसमें यूजर्स का प्रोफाइल और उनके डूबने की मुख्य वजहें शामिल हैं। और जिन 3 खास पॉइंट्स पर सुपरवाइजर झांग को सबसे ज्यादा गर्व है, वे उन नाकाम प्रोडक्ट्स की गलतियों को मुकम्मल तौर पर दोहराते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सुपरवाइजर झांग हर किसी को बहुत ध्यान से उसी पुराने रास्ते पर सीधे कब्र की तरफ ले जा रहे हैं। मेरी कही हर एक बात के साथ झांग वेई का चेहरा थोड़ा और पीला पड़ता गया। आन शाओयान तब तक खामोशी से मुझे देखती रही जब तक मैंने अपनी बात पूरी नहीं कर ली। उसकी तालाब जैसी गहरी आंखों में बहुत तेजी से कुछ गुजरा, इतनी तेजी से कि कोई उसे भांप नहीं सकता था। उसने चमकदार मेज पर अपनी उंगलियों से धीरे से थपथपाया। झांग वेई, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? झांग वेई के होंठ कांप रहे थे। वो आधा शब्द भी नहीं बोल सका। ठीक है, आज से ड्रीम क्रिएशन प्रोजेक्ट पूरी तरह से जियांगची के हवाले किया जाता है। झांग वेई, तुम जियांगची की मदद करने और बात का सारा काम पूरा करने के लिए रहोगे। ये फैसला ठहरे हुए पानी में गिरे एक बहुत बड़े पत्थर जैसा था। मुझ जैसा एक नया आया हुआ टेम्पररी वर्कर सीधे सुपरवाइजर के हाथ से कमान छीन चुका था। झांग वेई की नजरें मेरे लिए नफरत से भरी थीं, लेकिन मेरे दिल में जरा सी भी खुशी नहीं थी। आन शाओयान ने यह चाल बहुत बेहतरीन खेली थी। महज एक हल्की सी बात से उसने मुझे ज्वालामुखी के मुंह पर ला बिठाया और साथ ही झांग वेई नाम के उस बारूदी सुरंग को मेरे बगल में दबा दिया। मैं मीटिंग रूम से बाहर निकलने ही वाला था। रुको, आन शाओयान ने अचानक मुझे आवाज दी। कल रात की बात के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट आन, आप बढ़ा चढ़ाकर कह रही हैं। आखिरकार मैं अब भी आपका कर्जदार हूँ। ये तो मुझे करना ही था। बिना पीछे मुड़े मैं मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। जैसा कि उम्मीद थी, झांग वेई ताने मारते हुए बोलने लगा, वाह डायरेक्टर जियांग, अब से इस डिपार्टमेंट में हमें पूरी तरह आप पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। कोई भी छोटा मोटा या भारी काम हो, बस हुक्म दीजिएगा। मैं पूरा सहयोग करने का वादा करता हूँ। मैंने उसकी बात पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। मैं सीधे वांग भाई की सीट की तरफ चला गया। वांग भाई, मुझ पर एक एहसान कर दो। टीम के सभी मेंबर्स के रिज्यूमे, बायोडाटा और पिछले 2 सालों में जिन मेन प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम किया है, वे सब पैक करके मुझे भेज दो। बिल्कुल, अभी भेजता हूँ। जियांगची, इसका क्या मतलब
मतलब है? अभी तुमने पद संभाला भी नहीं कि सीधे मेरी अथॉरिटी को दरकिनार करके टीम की पूरी जानकारी हथियाना चाहते हो? तुम्हारा तरीका बहुत घटिया है। मैंने अपना सिर घुमाया। मेरी नजरें गुस्से से बिगड़े उसके चेहरे पर शांत भाव से पड़ी, यहाँ तक कि मेरे होठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठे। सुपरवाइजर झांग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। टीम मेंबर्स की काबिलियत और पिछले तजुर्बे को जानना इसलिए है ताकि सही इंसान को सही जगह रखा जा सके। इसे काबिलियत के हिसाब से काम देना कहते हैं। या फिर क्या सुपरवाइजर झांग के नजरिए से आपकी इज्जत सिर्फ इस बुनियादी जानकारी को छिपाकर ही बचाई जा सकती है? पूरी दोपहर में फाइलों के बीच दबा रहा। आखिरकार मैं ड्रीम क्रिएशन प्लान का एक खास खाका तैयार करने में कामयाब हो गया। जैसे ही मैं कंपनी से बाहर निकला, एक चमकदार लाल रंग की फेरारी मेरे ठीक सामने आकर रुकी। हैंडसम, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी बहन तुम्हें रास्ते में छोड़ देती है। पहले तो मैंने मना करने का सोचा, लेकिन फिर दोबारा सोचा कि जब आन शाओयान का एक जायज पति है तो मुझे उसके लिए अपनी वफादारी क्यों बचा कर रखनी चाहिए। ठीक है, आपको तकलीफ दे रहा हूँ। कहाँ जाकर खाना खाना चाहते हो? सड़क किनारे एक तंदूर वाले स्ट्रीट ग्रिल के पास। सड़क किनारे तंदूर, इसमें मजा है सचमुच। मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसा बड़ा टैलेंट इतना देसी होगा। फई फई बहन, आज के खाने का बिल मैं दूंगा, जो मर्जी हो खाओ। वाह, कहाँ से अमीर हो गए? अमीर नहीं, बस समझो नर्क के दरवाजे का एक चक्कर लगाकर आया हूँ। एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर निकला हूँ। लियू फई फई और मैंने कई बार जाम टकराए और दिल खोलकर बातें की। वो बेहद होशियार थी। कुछ ही घूंट में वो आन शाओयान के साथ मेरे रिश्ते को साफ साफ समझ चुकी थी। तो फिर ऐसा लगता है कि तुम्हारा और हमारी आन शाओयान का कोई पुराना किस्सा रहा है, पुरानी बातें हैं, समझो लगभग वैसा ही। तो वो सचमुच बदला लेने के लिए तुम्हें तड़पा रही है। कितना दिलचस्प है। हमारी प्रेसिडेंट आन इस सर्कल में बर्फीली एग्जीक्यूटिव के नाम से मशहूर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनकी ऐसी उलझी हुई कहानी होगी। अब तुम्हारा क्या इरादा है? क्या सचमुच उनके लिए 3 महीने मुफ्त में काम करने की सोच रहे हो? और नहीं तो क्या, मैं वे हजारों रुपयों का हर्जाना कहां से लाऊंगा? मेरे पास एक रास्ता है। कंपनी आजकल फैंक्शन कैपिटल के साथ एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत गंभीर है। दूसरी तरफ की हेड ने खास तौर पर ड्रीम क्रिएशन प्लान के मैन इंसान से मिलने की मांग की है। अगर तुम में उस डील को पक्का करने की काबिलियत है तो 3 महीने काम करने की बात तो छोड़ो, प्रेसिडेंट आन को तुम्हें सिर आंखों पर बिठाकर रखना पड़ेगा। फैंक्शन कैपिटल? बिल्कुल, वो इस सेक्टर में एक लोहे का चना चबाने जैसा माना जाता है, जिसे पटाना बेहद मुश्किल है। झांग वेई 2 महीने तक लगा रहा और उसे यह तक पता नहीं चला कि डायरेक्टर के केबिन का दरवाजा किस तरफ खुलता है। क्या उस खास हेड की पर्सनैलिटी में कोई मनाही या खास बात है? मैंने सुना है कि वो एक युवा और बेहद खूबसूरत औरत है, लेकिन उसका काम करने का तरीका बहुत तीखा और बेरहम है। मेरे दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। मुझे धुंधला सा एक अंदाजा हुआ। ठीक है, मुझे एक आइडिया आ गया है। लियू फई फई और मैंने देर रात तक पी और फिर दोनों ने अपने अपने रास्ते टैक्सी ले ली। अगली सुबह मैं सजाया हुआ प्लान लेकर सीधे फैंक्शन कैपिटल की मेन बिल्डिंग में गया। सर, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है? नहीं। कृपया अपनी प्रेसिडेंट लिन से कहिए कि एक पुराना दोस्त उनसे मिलने आया है। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे शक की नजरों से देखा, फिर भी उसने इंटरनल फोन मिलाया। थोड़ी ही देर बाद एक जानी पहचानी शख्सियत तेजी से लिफ्ट से बाहर आई। जियांगची, सचमुच तुम हो? लिंगी। इतने समय बाद लिन यी, मेरी हाई स्कूल की बगल वाली सीट पर बैठने वाली क्लासमेट, और आन शाओयान वो मेरी बहुत करीबी दोस्त। उस साल जब मैं मुसीबत में पड़ा और विदेश चला गया तो वही थी जो मेरे लिए स्कूल तलाशने में मदद करने के लिए हर जगह भागी दौड़ी। उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया और खुद अपने हाथों से मुझे गुनगुने पानी का एक गिलास दिया। तुम कब वापस आए? तुमने मुझे खबर क्यों नहीं दी? बहुत लंबी कहानी है, बीच में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो गईं। मैंने उसे संक्षेप में वो सब बता दिया जो हाल ही में मेरे साथ हुआ था। आन शाओयान, वो जिद्दी लड़की अभी भी वैसी ही सनकी है। नहीं, मुझे अभी उसे फोन करना पड़ेगा और उसे 2-4 बातें सुनानी पड़ेंगी। जल्दबाजी मत करो, आज मैं काम के सिलसिले में आया हूँ। यह हमारी कंपनी का नया मेन प्रोजेक्ट है। इसे रिव्यू करने में मेरी मदद करो और देखो कि क्या पार्टनरशिप की कोई गुंजाइश है। लिन यी ने मुझे गहराई से देखा, अपने व्यक्तिगत जज्बातों को एक तरफ रखा और पन्ना दर पन्ना प्लान को देखना शुरू कर दिया। प्लान का बेस बुरा नहीं है, लेकिन अभी भी इसमें उतना दम नहीं है। ये बहुत ज्यादा सुरक्षित और ढीला ढाला है। मुझे एक ऐसा धमाकेदार प्रोडक्ट चाहिए जो एक पल में पूरे बाजार में आग लगा दे। मुझे 3 दिन दो, मैं तुम्हें इसका बिल्कुल नया रूप तैयार करके दूंगी। डन रहा, मैं इसका इंतजार करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पर्सनल बात माननी पड़ेगी। बताओ क्या शर्त है? आज रात एक बहुत बड़ी बिजनेस डिनर पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। डिनर पार्टी एक बहुत ही शानदार होटल में रखी गई थी। लिन यी ने मेरे लिए खास तौर पर एक महंगा सूट तैयार करवाया था। शीशे में अपनी उस लंबी और शानदार शख्सियत को देखकर खुद मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। तुम्हारी पर्सनैलिटी सचमुच बहुत अच्छी है, इस सूट में तुम बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। क्या मेरा जाना सचमुच जरूरी है? बिल्कुल, आज रात शहर की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद होंगी और उसमें तुम्हारी आन शाओयान भी शामिल होगी। मेरा दिल एक पल के लिए दहल गया। मैं तुरंत उसका मकसद समझ गया। तुमने ये जानबूझकर किया है ना? अगर मैं उसके अंदर थोड़ा सा डर न पैदा करूं तो वो सचमुच यही समझती रहेगी कि तुम एक कमजोर
मोहरे हो जिसे वो जब चाहे मसल सकती है। जब हमने बैंक्वेट हॉल में कदम रखा तो भीड़ के बीच मेरी नजर एक ही बार में आन शाओयान पर पड़ गई। उसके साथ एक अनजान आदमी खड़ा था। जब उसने लिन यी और मुझे इतने करीब देखा तो उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। हाथ में जाम थामे वो तीखे कदमों से हमारी तरफ बढ़ी। प्रेसिडेंट लिन, काफी समय बाद मुलाकात हुई। इजाजत दीजिए कि मैं ऑफिशियली आपका परिचय करवाऊं। ये मेरे नए पार्टनर हैं जियांग ची। मिस्टर जियांग ची, जिंदगी सचमुच इंसान को कहीं भी आमने सामने ला खड़ा करती है। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट आन आपसे इस जगह मुलाकात होगी। और ये मेरे मंगेतर हैं प्रेसिडेंट ली। आपसे मिलकर खुशी हुई। आनफा ग्रुप से ली होंग। प्रेसिडेंट ली बहुत मशहूर नाम है। एक पल में माहौल जम सा गया। वहां की हवा बेहद अजीब और भारी हो गई। लिन यी ने मौके को संभालते हुए बात को हल्का किया। शाओयान, चलो उधर चलकर बातें करते हैं। आन शाओयान ने मुझे तिरछी नजर से देखा और लिन यी के साथ चली गई। मेरा दिल किसी उलझे हुए धागे की तरह उलझा और दुखी था। मंगेतर, क्या वो सचमुच शादी करने का इरादा रख रही थी? उसी पल झांग वेई हाथ में शराब का ग्लास लिए किसी बड़े आदमी की तरह शेखी बघाड़ता हुआ मेरे सामने आ पहुंचा। वाह, ये तो हमारे महान डायरेक्टर जियांग हैं। आप यहाँ अकेले खड़े होकर शराब में अपना दुख क्यों डुबो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट आन और प्रेसिडेंट ली को एक साथ देखकर आपको बहुत दर्द हो रहा है? मैं आपको सच बताता हूँ, प्रेसिडेंट ली हमारी कंपनी के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं। प्रेसिडेंट आन का टिके रहना पूरी तरह से प्रेसिडेंट ली के सपोर्ट पर निर्भर करता है। तुम जैसे एक मामूली कर्मचारी की उस लेवल के इंसान से क्या तुलना? क्या हुआ? मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया और तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही जवाब देने की। मेरी सलाह मानो तो यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। प्रेसिडेंट आन के लेवल का इंसान तुम्हारी पहुंच से बाहर है। झांग वेई, क्या तुम्हें लगता है कि प्रेसिडेंट ली नाम के उस बड़े पेड़ के साये में खड़े होकर तुम पूरे शहर में सीना तानकर घूम सकते हो? और नहीं तो क्या, प्रेसिडेंट ली को तुम्हें इस इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब करने के लिए बस अपने होंठ हिलाने की जरूरत है। मैं उसकी बातें सुनकर पक चुका था, क्योंकि प्रेसिडेंट आन को उसके मंगेतर के साथ देखकर मैं पहले से ही चिढ़ा हुआ था। इसलिए मैंने शराब का पूरा ग्लास सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया। अच्छा ऐसा है तो फिर अभी के अभी उनके होंठ हिलवाओ और आजमा कर देख लेते हैं। साले नीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर सबके सामने शराब फेंकने की? सिक्योरिटी कहाँ है? इस हिंसक सिरफिरे को बाहर फेंको। ये कहते हुए वो मुझे मारने के लिए झपटा और जाहिर है मैंने भी खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसी पल कई सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमें घेर लिया। सब रुक जाओ, प्रेसिडेंट ली ये मेरा कर्मचारी है। भले ही इसने पहले गलती की हो, लेकिन इसकी बॉस होने के नाते मुझे खुद इसे सजा देनी चाहिए। प्रेसिडेंट आन, इसका क्या मतलब है? ये सबके सामने मेरे आदमी पर हाथ उठा रहा है। ये तो सीधे सीधे मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा है। तो क्या हुआ? हॉल के एंट्रेंस से एक बुजुर्ग और कड़क आवाज आई। जिस पल ली होंग ने उस बुजुर्ग को देखा उसके चेहरे का मांस कांप उठा। प्रेसिडेंट जोउ! हालांकि उन प्रेसिडेंट जोउ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वे भीड़ को चीरते हुए सीधे मेरे सामने आकर रुक गए। तुम जियांग ची हो, सही कहा ना? मैं तुम्हारे दादाजी का पुराना फौजी साथी था। तुम्हारी आंखें और भवें बिल्कुल तुम्हारे पिता की जवानी जैसी हैं। मैं पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। अचानक हालात का ये पलटना क्या था? ली होंग, मुझे लगता है कि अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ये कहते सुना कि तुम इस लड़के को शहर में टिकने नहीं दोगे। मेरी ऐसी हिम्मत कहाँ? प्रेसिडेंट जोउ, मुझे नहीं पता था कि इस नौजवान का आपसे ऐसा रिश्ता है। और अब तुम्हें पता चल गया? मुझे साफ हो गया, मुकम्मल तौर पर साफ हो गया। जब समझ आ गया तो अपने लोगों को लेकर मेरी नजरों के सामने से दफा क्यों नहीं होते? बूढ़े प्रेसिडेंट जोउ ने मेरा हाथ थामा और मेरे परिवार के बारे में कुछ साधारण सवाल पूछे। बेटा, अगर भविष्य में तुम्हें कोई भी ऐसी परेशानी आए जो तुमसे हल ना हो तो मुझे किसी भी वक्त फोन कर लेना। वाह जियांग जी, तुम तो अपने पत्ते छुपाकर खेलते हो। पता चला कि तुम्हारे पीछे तो सोने का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा है। सच कहूं तो मुझे भी अभी अभी पता चला है। आन शाओयान मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में ऐसी उलझी हुई भावनाएं तैर रही थीं जिन्हें समझना नामुमकिन था। मेरे साथ आओ। जियांग जी, तुमने प्रेसिडेंट जोउ के साथ ये रिश्ता कब बनाया? मैंने कहा न, इससे पहले मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। जियांग जी, तुम्हारे पास ऐसे और कितने राज हैं जो मुझे नहीं पता? और तुम्हारे पास वो ली होंग और तुम्हारी वो तथाकथित सगाई, तो सच क्या है? ये महज एक बिजनेस मैरिज है। अतीत को बचाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे आदमी को सौंपने के लिए तैयार हो जिससे तुम प्यार भी नहीं करती? उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सही कहा, मैं फालतू में टांग अड़ा रहा हूँ। आखिरकार तुम्हारी नजर में मैं एक नीच इंसान से ज्यादा कुछ नहीं हूँ जिसने तुम्हारी कार में टक्कर मारी और जो तुम्हारा कर्जदार बन गया। उसने अपना मुंह ऐसे खोला मानो वो कुछ सफाई देना चाहती हो, लेकिन आखिरकार वो अपने शब्द निगल गई। काफी देर बाद उसने दोबारा खामोशी तोड़ी। ड्रीम क्रिएशन प्लान के बारे में बताओ। फैंक्शन कैपिटल के साथ बातचीत कैसी चल रही है? लिन यी ने कहा कि मौजूदा प्लान में अभी उतनी ताकत नहीं है। मैं समझ गई। कल सुबह सबसे पहले मैं तुम्हें प्रोजेक्ट के मेन बेस डेटा का एक्सेस दे दूंगी। जियांग ची, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मुझे निराश मत करना, क्योंकि अब मेरे पास परमिशन थी तो मैं सब कुछ ढाकर नए सिरे से शुरुआत करने वाला था। उन खंडहरों से मैं एक मुकम्मल नया प्लान खड़ा करने वाला था। चौथे दिन मैं अपनी पूरी मेहनत से तैयार किया गया नया काम लेकर दोबारा लिन यी के केबिन के दरवाजे पर पहुंचा। उसे पढ़ने के बाद वो काफी देर के लिए खामोश हो गई। जियांग ची, तुम सिर से लेकर पैर तक डिजाइनिंग के उस्ताद हो। मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगी। पहला राउंड 100 मिलियन का होगा। मुझे 20% शेयर्स चाहिए।
चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? ये नया प्लान यकीनन तहलका मचाने वाला है। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए कि तुमने मुझे पक्के मुनाफे वाले इन्वेस्टमेंट का मौका दिया। चलो, इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए तुम्हारी बहन तुम्हें एक बढ़िया सा खाना खिलाएगी। फिर कभी सही, मुझे तुरंत कंपनी वापस जाना है और प्रेसिडेंट आन को खुद ये खुशखबरी सुनानी है। हाथ में साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट लिए मैं बिना रुके महंगाई टेक्नोलॉजी वापस लौटा। जब मैंने वो भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट आन शाओयान के सामने रखा तो उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तुमने उसे मनाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया? एक उस्ताद के पास हमेशा अपनी तरकीबें होती हैं। ये एक राज है जियांगची। हाँ, क्या आज रात तुम्हारा कोई प्लान है? क्या बात है? मेरा भाई बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया है। उसने खास तौर पर तुम्हारा नाम लिया है। वो तुमसे मिलना चाहता है। अकारण ही मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। हम उसी पुराने अपार्टमेंट में वापस आए जो हमारी अनगिनत यादों को समेटे हुए था। आन शाओ भी वहीं था। साले मिर्च, तुम्हारी अब भी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने कोई बचाव नहीं किया। गुस्से से भरा उसका वो जोरदार घूंसा मैंने सीधे अपने चेहरे पर झेला। भाई, तुम पागल क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारी खातिर इस बेदर्द नीच को सजा दे रहा हूँ। अगर उस साल ये अचानक गायब न हुआ होता तो क्या तुम डिप्रेशन का शिकार होने से बाल बाल बचती? क्या तुम? भाई, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, अब और मत बोलो। मैं ऐसे सन्न रह गया मानो मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरा पूरा शरीर वहीं जम गया। डिप्रेशन? मैंने मदद की भीख मांगते हुए आन शाओयान की तरफ देखा, लेकिन उसने बेबसी से अपनी नजरें फेर लीं। उसकी मुझसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। उसी पल मुझे लगा जैसे मेरी रूह के टुकड़े टुकड़े हो गए हों। मैं हमेशा इसी हठ में रहा कि उस साल बिना बताए चले जाना ही उसके भविष्य को बचाने का सबसे बेहतरीन रास्ता था। उस वक्त सचमुच मुझे कुछ नहीं पता था। अब आखिरकार क्या तुम अपनी गलती मानने को तैयार हो? क्या तुम्हें लगता है कि एक छोटी सी माफी सब कुछ ठीक कर सकती है? भाई, अब और मत कहो। वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। उन सालों में उसने अकेले ही बहुत कड़ा संघर्ष किया था। सारे दर्द, सारी कड़वाहट, सब कुछ उसने अकेले अपने कंधों पर उठाया था। उस रात पीली रोशनी के नीचे हम तीनों ने अपने गम भुलाने के लिए तब तक पी जब तक कि पूरी तरह धुत नहीं हो गए। आन शाओ ने नशे की हालत में अचानक वे सारे दर्द और परेशानियां उगल दी जो आन शाओयान ने उन सालों में अकेले झेली थी। और उस रात आन शाओयान के फोन में पति नाम से जो कॉन्टैक्ट आ रहा था वो भी वही था। ऐन मौके पर उसने आन शाओयान को बचाने के लिए और साथ ही मुझे मेरे अपने दिल का हाल साफ साफ समझाने के लिए ऐसा किया था। मैंने उसे बताते हुए सुना कि कैसे कॉलेज के दूसरे साल में उसने बिना झिझक अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कंगाली की कगार पर खड़े परिवार का बोझ अपनी छोटी सी उम्र में अपने कंधों पर उठा लिया। मैंने सुना कि कैसे चालबाजियों से भरी कॉर्पोरेट दुनिया में उन चालाक और पुराने लोमड़ियों ने मिलकर उसके खिलाफ साजिशें रची और वो सिर्फ एक खाली कैबिन में छिपकर सुबह होने तक रोती रही। जियांगची, उस साल तुम्हारा जाना एक बुजदिल का कदम था। नशे में धुत आन शाओ को कमरे में सुलाने के बाद उस खामोश कमरे में सिर्फ आन शाओयान और मैं बचे थे। जियांगची, क्या अब तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत लाचार है? क्या मुझे दूसरों की हमदर्दी की खास जरूरत है? ऐसा नहीं है। इसके उलट मुझे लगता है कि तुम मेरे मिले किसी भी इंसान से ज्यादा मजबूत और काबिले तारीफ हो। मैं सचमुच बहुत थक चुकी हूँ। क्या तुम मुझे एक आखिरी बार गले लगा सकते हो? जियांगची, मुझे बताओ, क्या हमारे पास अभी भी नए सिरे से शुरुआत करने का कोई मौका है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने हमारे बीच के उस छूटे हुए वक्त को भरने की कोशिश की। अगली सुबह मैंने आन शाओयान को अपना औपचारिक इस्तीफा सौंप दिया। मैं जानता था कि इस वक्त मेरा जाना ही हर किसी के लिए सबसे बेहतर होगा। तुम दोबारा क्यों जा रहे हो? पार्टनरशिप तो पक्की हो चुकी है, मुसीबत टल चुकी है। अब मेरा इस जगह से चिपके रहने का कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है? जियांगची, आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? एक ऐसा खिलौना जिसे तुम जब चाहो बुला लेते हो और जब काम खत्म हो जाए तो फेंक देते हो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? हमारे बीच तीखी बहस हुई। आखिरकार एक बार फिर हमारा अंत कड़वाहट के साथ अलग होने पर हुआ। मैंने अपना साधारण सा सामान उठाया और बिना पीछे मुड़े महंगाई टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग से बाहर निकल गया। वांग भाई डिपार्टमेंट के साथियों को खास तौर पर मुझे सी ऑफ करने के लिए नीचे लाए। माहौल बदल रहा है, ये अच्छी बात। भविष्य में जब भी वक्त मिले मिलते रहना, संपर्क मत तोड़ना। उसके बाद से मैंने आन शाओयान को दोबारा नहीं देखा। मैंने अपनी फ्रीलांसर वाली जिंदगी फिर से शुरू कर दी। हर दिन काम लेता और स्केच बनाता। ऊपरी तौर पर मेरी जिंदगी वापस पटरी पर आ चुकी थी, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि मेरे दिल का एक कोना अभी भी खाली था। अक्सर देर रात मैं अनजाने में आन शाओयान के बारे में सोचने लगता। मेरे कंधे पर टिके उसके जिस्म की गर्माहट के बारे में सोचता। 1 महीने बाद लिन यी अचानक मुझसे मिलने आई। लो, ये आन शाओयान और ली होंग की शादी का कार्ड है। क्या उसने सचमुच शादी करने का फैसला कर लिया? हाँ, ऑनफा ग्रुप ने महंगाई से अपना इन्वेस्टमेंट वापस खींच लिया और कंपनी का फंड पूरी तरह से टूट गया। ली होंग ने उसे शादी के लिए मजबूर करने के लिए इस बात की धमकी दी थी। ये तो साफ तौर पर उसकी खुशियों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना है। वो अब चारों तरफ से घिर चुकी है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। शादी कब है? परसों। परसों। पूरी रात मैं खिड़की के पास बैठा रहा और सिगरेट की पूरी डिब्बी पी डाली। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं गाड़ी चलाकर प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट जो की हवेली पहुंचा। मैंने इतने सालों की अपनी पूरी बचत और अपने माता पिता के दिए पुराने मकान के कागजात गारंटी के तौर पर उनके सामने रख दिए। जो अंकल, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, क्या तुम सचमुच ये करना चाहते हो? ये तुम्हारी पूरी जमा पूंजी है। मैंने बहुत अच्छी तरह सोच लिया है, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। शादी के दिन मैंने एक बहुत ही सादा सी वुलिंग होंगवांग गाड़ी किराए पर ली और पूरी रफ्तार से शादी वाली जगह पहुंचा। चर्च को किसी परिकथा की दुनिया की तरह बेहद आलिशान और सपनों जैसा सजाया गया था। आन शाओयान ने एक पवित्र सफेद गाउन पहना हुआ था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि दिल थाम लेने वाली सुंदरता इंसान की सांसें रोक दे। लेकिन भीड़ के पार भी मैं उसकी आंखों की गहराई में उस न मिटने वाले गम और खामोशी को देख सकता था। मिस्टर ली होंग, क्या आप मिस आन शाओयान को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? मैं हजारों बार स्वीकार करता हूँ। मिस आन शाओयान, क्या आप स्वीकार करती हैं? ये स्वीकार नहीं करती। एक ही पल में सारी निगाहें मुझ बिन बुलाए मेहमान पर टिक गईं। जब आन शाओयान ने मुझे देखा तो वो ऐसे सुन्न पड़ गई मानो उस पर बिजली गिर गई हो। वो अपनी जगह पर बेजान खड़ी रह गई। जियांग जी, तुम बेघर कुत्ते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, इसे तुरंत बाहर फेंको। मैंने उसकी चीख पुकार पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने सीने से एक कागज निकाला और उसे ली होंग के ढोंगी चेहरे पर सीधे फेंक मारा। ली होंग, कान खोलकर सुन लो। अभी इसी वक्त महंगाई टेक्नोलॉजी से दफा हो जाओ। ये महंगाई टेक्नोलॉजी के 60% शेयर्स के ट्रांसफर का एग्रीमेंट है। इस सेकंड से इस कंपनी में फैसले लेने की पूरी ताकत सिर्फ मेरे पास है। नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम जैसे कंगाल के पास शेयर्स खरीदने के लिए इतना पैसा कहां से आया? ये तफ्तीश करना प्रेसिडेंट ली का काम नहीं है। अपने लोगों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। ली होंग ने बेहद गुस्से और अपमान से आन शाओयान की तरफ देखा। आखिरकार सबके तानों और उंगलियों के बीच वो शर्मिंदा होकर अपनी दुम दबाकर भाग निकला। जियांग जी, तुम सचमुच पूरे पागल हो। बिल्कुल। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और प्यार से उसके चेहरे के आंसू पहुंचे। मैं सचमुच पागल हूँ। 7 साल पहले मैंने उस घटिया और खोखली आत्मसम्मान के अंधेपन में तुम्हें अपने हाथों से खुद से दूर कर दिया था। आज 7 साल बाद मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मैं तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी दोबारा नहीं खोना चाहता। आन शाओयान, उन शेयर्स को खरीदने के चक्कर में अब मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूँ। इसके अलावा मुझ पर एक बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया है, लेकिन मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इस प्यार के कर्ज को धीरे धीरे चुकाने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नम आंखों और खिलखिलाते दिल के साथ उसने अंगूठी को देखा और धीरे से सिर हिला दिया। उसी पल मैंने उसके हाथ में अंगूठी पहना दी और उसे गले से लगा लिया। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, इस कंगाली के मारे नीच इंसान से? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत लंबा इंतजार करवाया। आई लव यू। 3 महीने बाद मैं बिना किसी ठाट बाट के सोफे पर लेटा आराम से अपना फोन चला रहा। सुनो प्रेसिडेंट आन। क्या बात है? मेरी वुलिंग वोंग की टक्कर के नुकसान का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी कब तक पास करेगी? महान शेयर होल्डर जियांग, अब आप इस कंपनी के सीक्रेट मालिक हैं। मुझसे इतनी छोटी सी बात पूछ रहे हैं? बात एक ही नहीं है, वो कार हमारे दोबारा मिलने की पहली निशानी है। जियांग जी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि ऑफिस में अपनी इज्जत बनाए रखो, मुझे मत छुओ। ठीक है, तो फिर घर चलते हैं और वहीं तुम्हें छूता हूँ। उसके गालों पर एक हल्की सी लाली छा गई। बाहर सूरज चमक रहा था और आने वाले साल बेहद शांत और हसीन थे। वो एहसास सचमुच बहुत खूबसूरत था।